तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वापस से शुरू करते हैं हम अध्याय 9 बल तथा गति के नियम, जिसके हमने क्या किए थे, अभ्यास प्रश्न किए थे इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल सारे के सारे कर लिए थे। अब हमें करना है 11वां सवाल। तो 11वां सवाल बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा होगा और मैं रीड भी कर देता हूं। ठीक है, 11वां सवाल है हमारा, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 केजी है। ठीक है भाई, दो वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है। ठीक है, 1.5 केजी है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ठीक है भाई, दो वस्तुएं हैं जिनका जो द्रव्यमान है वो 1.5 केजी है, जो एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग मतलब कि दोनों वस्तुओं का वेग जो है वो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब कि जो दोनों का वेग है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है, मतलब कि एक दूसरे के बराबर हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा, जो अंत में वेग आएगा। ठीक है भाई, सवाल में हमें सबसे पहले दिया क्या क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं। देखो, हमें दिया है कि जो वस्तु है, एक काम करते हैं, पहली और दूसरी वस्तु लेते हैं। ठीक है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना है, 1.5 केजी। जाहिर सी बात है दूसरी का भी वही रहेगा, तो हम लिख देते हैं दूसरी वस्तु का द्रव्यमान जो है m2 होगा, जो कि वो भी हो जाएगा 1.5 केजी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो दोनों का वेग है, वो दोनों का वेग एक सीधी रेखा में, देखो पहली चीज तो क्या है कि दोनों एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। एक वस्तु जो m1 द्रव्यमान की है वो अगर इस तरफ जा रही है तो m2 द्रव्यमान की इस तरफ जा रही है। ठीक है, दोनों की दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों का जो वेग है वो समान है और दोनों का द्रव्यमान भी समान है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका भी 1.5 केजी है और इसका द्रव्यमान भी 1.5 केजी है। ठीक है भाई, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। ठीक है भाई, अब जो दोनों का वेग है वो भी समान है, और उन दोनों का वेग क्या है, पहली वस्तु का वेग जो कि हो जाएगा u1, कितना है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का वेग u2 हो जाएगा, जो कि हमारा वो भी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब कुल मिलाकर हमें पता है कि जो वेग है, अगर द्रव्यमान के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसी द्रव्यमान के साथ, किसी वस्तु के द्रव्यमान के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा समवेग हो जाता है। और समवेग अगर हम निकालें टकराने से पहले, देखो दो स्थिति होंगी। टकराने से पहले तो भैया उनका जो वेग है वो 2.5 है। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उस समय सम्मिलित वेग क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम टकराने से पहले दोनों का संवेग निकालते हैं। टकराने से पहले का संवेग वो क्या है, m1u1 प्लस m2u2। जाहिर सी बात है। ठीक है, और यहां से अगर हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो क्या होगा, इसका जो u2 का वेग है वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में, मतलब कि माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, mu2 माइनस m2u2 माइनस muv1। एक मिनट, हाँ, वेग में परिवर्तन हम कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन जब निकालेंगे, एक मिनट, वेग में परिवर्तन जब हम निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, m1u1 मतलब कि ये विपरीत दिशा में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 2.5 माइनस 1.5 गुणा 2.5, अंत में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले का संवेग क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। टकराने के बाद जो है, टकराने
के बाद दोनों का वेग जुड़ जाता है। ठीक है भाई। अब मेरी एक बात सुनो, पहली वस्तु का वेग अगर v1 होगा तो दूसरी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। मतलब कि v1 बराबर v2 हो जाएगा। यहां से दोनों का वेग क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, मतलब कि एक जैसा हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो v1 बराबर v2 हो गया यहां से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m1v2 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0। v2 कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात। तो अगर यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, v2 m1 m2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहां से देखो क्या होगा, ये समीकरण 1 बन गई हमारी और ये समीकरण, सॉरी ये 0 नहीं ले रहे, समीकरण 2 बन गई। ठीक है भाई। समीकरण 1 को समीकरण 2 को बराबर रखने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। भाई जाहिर सी बात है, हमने आवेश ऊर्जा सबके बारे में पढ़ा है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि भाई जितना उसका ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं ऊर्जा को, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक दूसरे से दूसरी जगह पे स्थानांतरण कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वही चीज यहां से हो जाएगी। तो ये दोनों जब बराबर होंगे यहां से तो 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा v2 m1 प्लस m2 और v2 निकालना है तो v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 0 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि उनका जो सम्मिलित वेग आएगा वो सम्मिलित वेग हमारा कितना आएगा, वो सम्मिलित वेग आएगा हमारा 0। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले उसने बस इतना कहा कि जो दो वस्तु हैं दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान सेम है। द्रव्यमान सेम होने के बाद उनका जो वेग है वो भी सेम है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये हो रहा है टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या हो रहा है, उन दोनों का वेग बराबर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो हमने बराबर कर दिया और यहां से संवेग को दोनों को बराबर करके v2 निकाल दिया, जो कि सम्मिलित वेग निकालना था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोर्ड पे दिखा होगा, मैं रीड करता हूं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, ठीक है, गति का तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। ठीक है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी ने इसे सही साबित करते हुए कहा कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर आप विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर हम गति के तृतीय नियम पर जाएं तो हमें पता है कि भाई जितना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमने सीधे सीधे पढ़ा हुआ है। मतलब कि जितना हम वस्तु पर बल लगाएंगे वस्तु ही हमारे ऊपर उतना बल लगाएगी। इतनी बात आई समझ में। अगर हम ये स्थिति पढ़ें, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति पढ़ें, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि सारी की सारी वस्तुएं क्या करती है, हमें धरती की ओर खींचती हैं। हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पर नॉर्मल धरती पे खड़े, तो किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकें और वो जब वापस नीचे आ रही हो तो वो गुरुत्वाकर्षण ही अपनी तरफ बल खींच रहा होगा, नहीं। जो वस्तु ऊपर की ओर गई होगी वो भी बल लगा रही होगी, लेकिन उसका जो बल है वो निरस्त है, मतलब कि उसका द्रव्यमान कम है। उसी तरीके से जब हम ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक जो रोड के किनारे पर खड़ा है, ठीक है, समझो यहां पर अगर कोई रोड के किनारे पर ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, जब हम उसको धक्का देंगे तो जब धक्का देंगे तो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो उसमें बल भी ज्यादा लगेगा। भाई अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है तो उसमें बल की कम आवश्यकता पड़ती है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि भाई जो ट्रक होता है ना, ट्रक इसी वजह से आगे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि भाई हमने क्या किया, उसमें काफी कम बल लगाया। अब कम बल लगाने का मतलब क्या भाई, अगर कम बल लगाओगे तो जाहिर सी बात है ट्रक के जो टायर हैं वो रोड से लगे हुए होंगे, तो उसके टायर के बीच घर्षण बल भी लगना चाहिए। अब घर्षण बल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी विपरीत दिशा में असंतुलित बल चाहिए। जब हम उतना असंतुलित बल लगा ही नहीं पाते हैं तो घर्षण बल कैसे कार्य करेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि घर्षण बल जितना कम होगा उतना ही असंतुलित बल ज्यादा कार्य करेगा। और असंतुलित बल के लिए हमें उस ट्रक को हटाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए एक दूसरे के बल एक दूसरे के बराबर नहीं होते, हर स्थिति में नहीं होते। लेकिन इस स्थिति में तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई जो धक्का दे रहा है उसका द्रव्यमान कम है
और जिसको धक्का दिया जा रहा है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक दूसरे को बल क्या करेंगे, निरस्त नहीं करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरली समझ में आ गया। इसको क्या करवाना है, इसको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर लिखना चाहोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी रोड के किनारे खड़े ट्रक को धक्का दिया जाता है तो वह गति की अवस्था में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उस ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जिसके कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात उसमें बल अधिक लगाना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद हम क्या कहेंगे, अधिक बल लगाना पड़ेगा तथा ट्रक के टायर व सतह के बीच घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, जिससे कि हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतना लिखोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है वो देखते हैं। बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम्हें, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, ठीक है। और 0.1 मिनट, ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सॉरी क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट वाला आ गया था, कोई बात नहीं। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके से संघट्य करती है, मतलब कि टकराती है, ठीक है। संघट्य करती है मतलब टकराती है और उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट्य से पहले और संघट्य के बाद कुल संवेगों की गणना करें और दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करें, ठीक है भाई। अब जो हॉकी की गेंद है उसका द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, ठीक है भाई। किस वेग से जा रही है, वो वेग जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। उसके बाद वो किस से टकरा रही है, एक लकड़ी के गुटके से। वो लकड़ी का गुटका का द्रव्यमान कितना है, वो है 5 किलोग्राम, ठीक है। और फिर उससे जुड़ जाती है। संघट्य के पहले और संघट्य के बाद दोनों का संवेग बताना है और हमें क्या करना है, कुल वेग भी बताना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझ लेते हैं। हमारा है 13 क्वेश्चन, ठीक है। हॉकी की गेंद का द्रव्यमान जो कि है m1 कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1/2 हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो वेग है, गेंद का वेग जो कि है u1 कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 ही है, ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या करती है, एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। तो लकड़ी के गुटके से टकराती है तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान मतलब कि m2 वो कितना है, 5 kg, ठीक है भाई, 5 kg है, ठीक है। उसके बाद उसका जो वेग है, देखो उसका जो वेग होगा लकड़ी के गुटके का वेग, वो हो जाएगा u2 और u2 हमारा कितना होगा, 0। खुद सोचो भाई, लकड़ी का गुटका तो स्थिर अवस्था में है ना भाई, वो तो गति कर ही नहीं रहा है, तो उसका तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये टकराने से पहले की स्थिति है, तो टकराने से पहले हम संवेग निकाल देते हैं। पहले टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2, m1 कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है 10 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटा के ये 10, ये कैंसिल, कितना आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, P1 आ गया, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद टकराने के बाद जो है क्या होगा, टकराने के बाद दोनों का जो वेग है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। टकराने के बाद वेग क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है, तो टकराने के बाद ठीक है v1 बराबर v2, तो यहां से क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 p2, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और सीधे ही हो जाएगा v2। m1 कितना है, m1 है हमारा 0.2 और m2 है हमारा 5, तो ये v2 और ये कितना हो जाएगा
5.2 v2, समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो P1 बराबर P2 लेंगे, संवेग है, ठीक है भाई। तो यहां से जब इसको बराबर लेंगे तो यहां से हमारा सीधे सीधे निकल कर आ जाएगा, वेग क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 5.2 v2, पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, तो 52 v2 इज इक्वल्स टू 20 और v2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 52, ठीक है भाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 52 को क्या आएगा हमारा आंसर, सीधे सीधे आ ही रहा होगा ये 5 अपॉन 4 पंजे 20, हाँ 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो v2 बराबर 5/13 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सेम वही चीज है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो 11 था वही है सेम, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन में सेम सारी की सारी चीजें हमें गिवन थी। टकराने से पहले क्या है वेग, टकराने के बाद वेग जुड़ जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो v1 बराबर v2 हो गया और उस वजह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आते हैं 14 क्वेश्चन, दिख रहा होगा तुम लोगों को। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी रुक जाती है, गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। 14 क्वेश्चन तक हमने रीड कर लिया था, अब करते हैं 15 क्वेश्चन। बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम लोगों को 15 क्वेश्चन, मैं रीड भी कर देता हूं, ठीक है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले, संघट्ट कहने का मतलब है कि संघट्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से टकराने से पहले, समझ आ रही बात, कि टकराने से पहले उसका जो वेग था क्या है, संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें, आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखते हैं, देखो सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन में क्या दी है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, तो जब इसको करेंगे तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वो है m1 जो कि हमें कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कह दिया उसने, उसके बाद उसने कहा कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है, तो हम यहां से लिख लेते हैं वस्तु का वेग, भाई वस्तु का वेग ही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा u1। u1 हम कब लेते हैं, u1 हम लेते हैं संघट्ट से पहले, मतलब कि हमारी टक्कर होने से पहले, तो u1 हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कई जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ होता है, हम लिख सकते हैं 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। जो ये बटे में है ये ऊपर चले जाता है तो -1 हो जाती है इसकी पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद उसने क्या कहा, चलते हुए विरामावस्था में, एक विरामावस्था में लकड़ी का एक गुटका है, लकड़ी का गुटका कह सकते हो, लकड़ी का एक टुकड़ा कह सकते हो, वो क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। इस वस्तु का द्रव्यमान हो गया लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान, वो हो जाएगा m2। जाहिर सी बात है जब ये m1 है तो ये m2 हो जाएगा, और वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 5 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या है, विरामावस्था में है भाई, प्रारंभिक वेग उस लकड़ी के गुटके का तो शून्य ही रहेगा ना भाई, जाहिर सी बात है। अगर ये एक मार्कर है, ठीक है, मैं इस मार्कर से अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, इसको मैं फेंक रहा हूं इस तरफ, तो ये तो अभी विरामावस्था में है, लेकिन ये गति कर रहा है, और जब ये इससे टकराएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जितना वेग इसके साथ था उतना इसके साथ आ जाएगा, समझ आ रही है बात। तो पहले तो ये विरामावस्था में ही है ना, इसका तो प्रारंभिक वेग शुरू में शून्य ही होगा, ये तो बढ़ नहीं सकता। तो यहां से हम क्या कहेंगे, लकड़ी के गुटके का वेग, ठीक है, वेग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम प्रारंभिक वेग लिखना चाहते हो तो प्रारंभिक वेग लिख देना। प्रारंभिक वेग हमारा u होता है और अंतिम वेग हमारा क्या होता है, v होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, u2 इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक हो गया। अब हम यहां से प्रारंभिक वेग निकाल लेंगे। अब क्या होता है, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं
तो एक ही साथ सीधी रेखा में गति करने लग जाते हैं। ये सब कब की बात है? ये सब है संघट्ट से पहले। ऐसे लिख लो, ऐसे करते हैं, 1 मिनट, हाँ इसको ऐसे कर लो। संघट्ट से पहले की बात है ये। संघट्ट के पश्चात क्या होगा? संघट्ट के पश्चात, ठीक है, संघट्ट के पहले की बात है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। संघट्ट से पहले, ठीक है, संवेग, संवेग क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2। इसको हम p1 ले लेते हैं, क्योंकि भाई हम संघट्ट से पहले की बात कर रहे हैं तो हम इसको p1 ले लेंगे, संघट्ट के बाद बात करेंगे तो p2 हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब यहां से m1 u1 और u2 देखो, m1 हमारा कितना है 1, तो u1 कितना है 10, प्लस m2 कितना है? m2 है हमारा 5 kg, तो ये 5 और u2 है 0, तो यहां से कितना आ गया 10 p1। 10 कितना? द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा किलोग्राम द्रव्यमान गुणा वेग मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम संघट्ट के पश्चात बात करें तो दोनों का वेग एक साथ जुड़ जाता है। भाई दोनों का वेग एक साथ जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या है? v1 बराबर v2 हो जाएगा। यहां से सीधे सीधे हमें पता चल रहा है v1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। अब दोनों का वेग यहां से हमारा बराबर हो गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब यहां से, तो यहां संघट्ट के पश्चात की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? p2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 वही चीज है, सारी की बात 1 आ जाएगा, और v1 कितना हो जाएगा? देखो यहां से ये हो जाएगा v1 प्लस 10v2। या एक काम कर लो यहां से, चलो कोई बात नहीं, बात तो एक ही है वैसे। ये हो जाएगा m1v1, मतलब कि m1 कितना है 1 और v1 हमारा कितना है 10, प्लस m2v2। m2 है हमारा 5 और इसका जो v2 है वो v2 ही रहेगा। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा? अरे हाँ, 1 मिनट, हम संघट्ट के बाद की बात कर रहे हैं ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? संघट्ट के बाद की। तो इसका जो द्रव्यमान है वो तो 1 ही रहेगा। अब v1 v2 के इक्वल हो गया है, क्योंकि दोनों क्या है? एक साथ जुड़ गए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हम इसको v2 लिख लेते हैं। और m2 कितना है? m2 है हमारा 5, तो ये भी हमारा v2 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 6v2। p2 हमारा कितना आ गया? p2 आ गया हमारा 6v2। अब जो संवेग है वो संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 व समीकरण 2, तो यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? 10 = 6v2, और v2 हमारा कितना आ जाएगा? 10/6, मतलब कि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो v2 = 5/3, 5/3। और जो v2 है वही हमारा क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सवाल में हमसे ये पूछा था कि भाई दोनों वस्तुओं का संघट्ट से पहले संवेग बताओ और संघट्ट के बाद संवेग बताओ। तो वस्तुओं का हमने संवेग बताया संघट्ट से पहले, संघट्ट के पश्चात ये आया, और इन दोनों का जो वेग हुआ था संघट्ट के बाद वो कितना आया? 5/3। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। v1 बराबर v2 बराबर, इसको अगर 5/3 ही रहने दो, 5/3 क्या आएगा? वेग का क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। एक ये है, एक ये है, और एक ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वैसे कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम सभी को। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से, या फिर 5 मीटर सेकंड इनवर्स से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है।
वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की भी गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। देखो सबसे पहली चीज उसने क्या कह दिया कि एक कितने भी द्रव्यमान की वस्तु में उससे मतलब नहीं है, हमें इतना कह दिया उसने कि उस पर क्या है, समान त्वरण है। ठीक है, समान त्वरण से क्या है, वो आगे बढ़ रही है। जब समान त्वरण से बढ़ रही, जाहिर सी बात है उसके वेग में परिवर्तन भी होगा। भाई वेग में परिवर्तन होगा, वही तो हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वहां से उसका वेग भी परिवर्तित हुआ। वो कितना परिवर्तित हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करनी है और उस बल के परिमाण की भी गणना करनी है जो वस्तु पर आरोपित है, बल बताना है हमें। तो सबसे पहली चीज यहां पर हम क्या करेंगे, 16th क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे यहां पर, वस्तु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमें क्या दे रखा है, वस्तु का m। क्यों इस बार m लिखा है, क्योंकि इस बार दो वस्तुओं की तुलना ही नहीं की है। ठीक है, अगर वो तुलना कर देता दो वस्तुओं की तो हम यहाँ पे m1 और m2 लिख देते, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 किलोग्राम। ठीक हो गया। अब समान त्वरण से चल रही है तो यहां लिख भी देता हूं मैं, वस्तु समान त्वरण से चल रही है या गति कर रही है। ठीक है, से गति कर रही है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा विज्ञान वाला लगना भी चाहिए, है ना, हिंदी टपोरी भाषा नहीं लगनी चाहिए। गति कर रही है। अब उसके बाद उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर वही बात, एक ही वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक हो गया। अंतिम वेग क्या आ जाएगा, या अंतिम वेग कह सकते हैं हम अभी, क्योंकि उसने एक कंडीशन दिया है हमें। ठीक है, v वो कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने लिखा है सब नॉर्मल है। वस्तु का द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है और वस्तु समान त्वरण से चल रही है, और उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें दोनों बता दिए। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि दोनों के संवेगों की गणना करनी है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहां से, P1 की बात करें वो हो जाएगा mu। हम संवेग P1 की बात कर रहे हैं ना, प्रारंभिक संवेग लिख लो यहां पर, एक काम करो, जिससे क्या है ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक संवेग, तो ये P1 इक्वल्स टू mu है। अब mu मतलब कि वही चीज हमारी P1 इक्वल्स टू m कितना है, 100, और वेग कितना है प्रारंभिक, 5। तो P1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में वहां पे शायद मैंने किलोग्राम मीटर लिखा हुआ है, वहां पर उसको चेंज कर लेना, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी मतलब कि वेग की बात कर रहा है, तो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, तो वहां पर प्रति सेकंड नहीं आया होगा, कर लेना उसको प्लीज। ठीक है, तो P1 हो गया ये। अब अगर हम इसके अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग क्या आएगा यहां से, अंतिम संवेग, है ना, अंतिम संवेग वो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू mv, है ना, वो mv हो जाएगा। तो यहां से जब हम mv को निकालेंगे तो क्या होगा, वही 100, और v कितना है हमारा 8, तो ये कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, अब बात हमने निकाल दी कि दोनों की संवेग की गणना कर दी। अब उसने कहा इस पर लगने वाले बल के परिमाण को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता होता है, F इज इक्वल्स टू हमें क्या पता है, ma, गति का द्वितीय नियम, है ना, F इज इक्वल्स टू ma। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है हमारा, v माइनस यू बटे टी। होता है कि नहीं होता है बताओ, v माइनस यू बटे टी होता है। और हमें सवाल में समय भी दिया हुआ है ना, सवाल में समय लिखना भूल गए, समय लिख देते हैं, कितने समय में उसका वेग परिवर्तित हुआ है, 6 सेकंड में। ठीक है भाई, 6 सेकंड में उसका वेग परिवर्तित हो गया। तो यहां से क्या होता है, त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी, यहां रख देते हैं सीधे। तो F बराबर ये हो जाएगा m v माइनस यू बटे टी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे अंदर mv माइनस mu बटे टी,
और जब आगे सॉल्व करेंगे तो एम वी हमारा कितना आया है, एम वी आया है हमारा 800 और एम यू कितना आया है, यह आया हमारा 500 और ये टाइम कितना है 6, तो ये हो जाएगा 300/6, तो कितना हो जाएगा 50 और इसका बल क्या आएगा न्यूटन। तो लगने वाले बल का परिमाण कितना है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का अगर हम बल आरोपित करेंगे तो उसका त्वरण समान, कहने का मतलब है वस्तु 100 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान है, उसमें वो समान त्वरण से चल रही है, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो रही है, तो उस पर कितना बल लग रहा है 50 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, ये था हमारा सवाल, कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है। ठीक है भाई, किसी भी रास्ते पर है, ठीक है, तीनों के तीनों, और वो क्या है कार के अंदर बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, ऐसा क्या सवाल है। ठीक है, अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया। ठीक है, चल रहे हैं रास्ते में, कोई कीड़ा आया, रास्ते से आके जो आगे वाला शीशा होता है हमारा जिससे हम सामने देखते हैं, उसमें क्या हो गया टकरा गया। ठीक है, और वह शीशे से चिपक गया। ठीक है, शीशे से क्या हुआ चिपक गया। ज्यादातर क्या होता है, कोई भी अगर कीड़ा मकोड़ा आता है गाड़ी के शीशे पे आगे लगता है तो वो क्या हो जाता है चिपक जाता है, चिपक के मर ही जाता है ना। आगे लिखा भी है, देखते हैं, चिपक गया। अख्तर और किरण इसकी स्थिति पर विवाद करते हैं। विवाद करते हैं मतलब कि आपस में बहस करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण, कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन की परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। ठीक है, उसका कहना है कि जो मच्छर है, मच्छर समझ लो, मच्छर समझ सकते हो, मच्छर समझ लो, कोई कीड़ा है, उसका जो संवेग के परिवर्तन है और उसका जो परिमाण है वो कार के संवेग के परिवर्तन के परिमाण से अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। यह हमें हिंट भी दे दी। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। अतः क्या मौत हो गई। उसके बाद राहुल ने एक नया तर्क दिया। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे। देखो, ये सवाल वैसे करवाने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन समझ लो अख्तर ने क्या कहा। सबसे पहली चीज यहां पर, सबसे पहले किसने कहा, अख्तर और किरण ने इस विवाद किया। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। देखो, किरण की बात यहां पर गलत है। क्यों गलत है? हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर अधिक बल लगेगा। ठीक है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होगा वो वेग में परिवर्तन जल्दी करेगा। हमने पढ़ा है ना, जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि भाई अगर कोई ट्रक है, ट्रक अगर रोड के किनारे पर खड़ा है और अगर हम उससे जाकर टकराते हैं तो हमें ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन जिस वेग से हम जा रहे हैं, मान के चलो 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं या 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं, तो उस वेग से अगर हम जा रहे हैं तो हमें ज्यादा चोट नहीं लगती, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर इसका विपरीत हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाए कि हम एक रोड पर खड़े हैं और उसी स्पीड से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, वेग से एक ट्रक आ रहा है। अब वो ट्रक जब हमसे टकराता तो हमें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, कई बार तो कईयों की डेथ भी हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान है वो ट्रक के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमारे वेग में परिवर्तन जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसके वेग में परिवर्तन कम होगा और उसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? सॉरी। तो अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर, उस वस्तु को अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है इतनी चीजें? तो जाहिर सी बात है कि जो मच्छर है और कार का शीशा है, कुल मिलाकर देखो किरण ने ये कहा कि भाई जो वस्तु है, वस्तु का संवेग का परिमाण जो है वो कार के वेग के परिवर्तन के परिमाण के बराबर है, ये भी गलत है। दूसरा, किरण के बाद उन्होंने कह दिया, उसके बाद क्या कहा अख्तर ने कि कार का वेग बहुत अधिक था जिसके कारण कार कीड़े पर बहुत अधिक वेग लगाया, अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की डेथ हो गई, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, राहुल ने एक नया तर्क दिया और
कहा कि कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ, इन विचारों को प्रतिक्रिया करें। देखो जो राहुल ने बिल्कुल सही कहा। राहुल ने ये कहा कि भाई दोनों वस्तुएं हैं, ठीक, सॉरी, एक कीड़ा है और एक कार है। तो जब कार जिस वेग से जा रही है, मच्छर भी उसके अपने खुद के वेग से जा रहा होगा, ठीक है भाई। दोनों का एक दूसरे के ऊपर बराबर स्थिति में बल लगा हुआ होगा, क्योंकि हमने तृतीय नियम पढ़ा हुआ है गति का। वो नियम क्या कहता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने मेज भी देखी है ना, घर में मेज होती है। मेज पे अगर हम किताबें रखते हैं या कॉपियां रखते हैं तो एक ऐसी स्थिति भी आती है, अगर हम उस पर ज्यादा कॉपी किताबें रख देते हैं, बहुत ज्यादा रख देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मेज टूट भी सकती है। या फिर कोई भारी भरकम इंसान हो एकदम बहुत मोटा और उसको हम प्लास्टिक की मेज पर बैठा है तो क्या होता है, मेज टूट जाती है। या कुर्सी भी, अगर कोई भारी इंसान होता है, मोटा इंसान होता है थोड़ा सा, तो वो अगर कुर्सी पर बैठता है तो वो कुर्सी टूट जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कुर्सी है, कुर्सी जितना बल लगा रही है उससे अधिक बल क्या होता है, वो सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या जाती है, वो टूट जाती है। इसीलिए हमें पता होता है जब तक अगर मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूं और वो कुर्सी नहीं टूट रही है, इसका मतलब क्या है, जितना मैं कुर्सी पर बल लगा रहा हूं उतना ही कुर्सी विपरीत दिशा में मुझ पर बल लगा रही है, जिसके कारण वो टिकी हुई है। समझ आ रही है बात? तो राहुल ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई जितना बल कार ने लगाया उतना ही बल मच्छर ने लगाया। दोनों का संवेग भी बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई हमने पढ़ा हुआ है संवेग संरक्षण का नियम। ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं 17th क्वेश्चन में कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात दोनों का संवेग बराबर रहेगा। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 और m2v2। समझ आ रही है बात? तो राहुल ने बिल्कुल सही कहा। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो हम क्या कहेंगे कि किरण ने अपना तर्क गलत दिया, अख्तर का भी तर्क गलत था, परंतु राहुल ने अपनी बात को सत्य स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि दोनों चीजें, या मच्छर या कीड़ा और कार दोनों विपरीत दिशा में समान बल लगाएंगे तथा उनमें संवेग भी बराबर होगा। संवेग संरक्षण का नियम भी लिख सकते हो साथ में इसके बाद, ठीक है। यह है हमारा 17th क्वेश्चन। इतना था। इस क्वेश्चन को वैसे करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी 5 मिनट का लेक्चर दे दिया तुमको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 18th क्वेश्चन पे। वो क्या है वो रीड करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श परस्पर स्थानांतरित संवेग की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें। कुछ नहीं आया समझ में सवाल में, मैं समझाता हूं। उसने कहा कि एक 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की घंटी है, ठीक है। कोई भी एक तरीके से ऐसे घंटी बना लो। एक तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, सपोज कर लो, ठीक है। और ये क्या है, कितने नीचे पे फर्श है, यहां पर क्या है, ये फर्श है भाई। अब ये घंटी कितने द्रव्यमान की है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, 10 ही है, ठीक है। जब ये फर्श पर गिरी तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां से 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो यहां से हो जाएगा 80/100 और ये हो जाएगा 0.8। तो इसको कर लेते हैं हम 0.8 मीटर, एक ही बात है, ठीक है। और कर लो बीच में, या लिख ही लो यार इसको, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ठीक है। अब यह हमें पता चल गया। और क्या बताया सवाल में, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के परिमाण की गणना करें और परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान, दिष्ट त्वरण जो त्वरण दे रखा है, जिस त्वरण से आ रही है, ठीक है, त्वरण वो कितना है, वो त्वरण है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ हमें सवाल में गिवन है, मैं समझाता हूं किस तरीके से करना है, बहुत आसान है। एक 10 किलोग्राम की घंटी थी जो 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरी। फर्श पर टकराने से पहले
उसका जो त्वरण था वो था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें यह बताना है कि जब ये स्थानांतरित होगा, इसका वेग ही तो स्थानांतरित होगा, तो हमें टोटल संवेग बताना है। वेग निकालेंगे पहले तभी तो संवेग निकलेगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है हमारा mv। ठीक है भाई, टक्कर के बाद कह रहा है वो, इसीलिए mv कह रहा हूं मैं। अगर टक्कर से पहले की बात करता तो हम mu लेते। क्लियर हो रही है चीजें? क्योंकि भाई घंटे टकराएगी ना, उसके बाद क्या होगा, उसका वेग संवेग स्थानांतरित होगा, तो वही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर घंटी का द्रव्यमान। घंटी का द्रव्यमान क्या है? m, जो कि हमें दे रखा है 10 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो इसका त्वरण है, दिष्ट त्वरण दिया है ना, दिष्ट त्वरण वो है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब उसके बाद हमें और क्या चाहिए? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग के लिए हम क्या कहेंगे भाई? त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाँ हाइट ले लेते हैं ना, ऊंचाई। एक तरीके से ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कि दूरी, तो इसको हम लिख लेते हैं दूरी, या ऊंचाई समझ लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.8 मीटर। इतना क्लियर हो गया हमारा यहां से? कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पूछा क्वेश्चन में, और कुछ तो पूछा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें पता क्या है? देखो, हमें यहां पर द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान का तो अभी कोई खेला है ही नहीं, खेला तो बाद में है ना संवेग के साथ में। ठीक है, इसको तो अभी छोड़ो। बाकी हमें त्वरण पता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक वेग इसका 0 होगा, वो भी पता है हमको, और इसका हमें पहले यहां से अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? तभी तो हम संवेग निकाल पाएंगे ना। P बराबर mv होता है, द्रव्यमान पता है, अंतिम वेग पता चलेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से पहले समीकरण पे पहले गति के समीकरण पे आते हैं, वो क्या है? v बराबर u प्लस at। वहां पर समय होता है, समय हमें दिया नहीं है, क्रॉस हो गई, लगा ही नहीं सकते। सेकंड पे आते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर समय आ गया जो कि फिर हमें नहीं पता। तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, दूरी भी पता है, त्वरण भी पता है, प्रारंभिक वेग भी पता है, अंतिम वेग निकाल देंगे। ठीक है, तो गति के तीसरे समीकरण से क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमें निकालना है, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, या 2a कितना है हमारा 10, और दूरी ऊंचाई कितनी है 0.8। यहां से पॉइंट देंगे 10 होगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16, और v बराबर हो गया √16, जो कि हो जाएगा v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? वेग आ गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है? संवेग, और संवेग P बराबर क्या होता है? mv। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4, P इक्वल्स टू कितना आ गया? 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, उसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा? 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का। कोई दिक्कत नहीं है यहां से। तो इतना ही था इन क्वेश्चंस में। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में कवर तो कर ही लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण, है ना। गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट, चीजें और क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे। तो चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।